आज है 21 सितंबर रविवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। नमस्कार। हरकारा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात अमेरिका की, जहां राष्ट्रपति ट्रंप के एक फैसले ने H-1B वीज़ा धारकों के लिए 83 लाख रुपये की नई मुसीबत खड़ी कर दी है। इसके बाद छात्रों पर भी वीज़ा नियमों को कड़ा करने की तैयारी है। बिहार में तेजस्वी यादव ने बेहोश सरकार को बदलने की ललकार भरी है और रोजगार का वादा किया है। तिहाड़ जेल से आतंकवादी यासीन मलिक ने आरएसएस नेताओं और शंकराचार्यों से मुलाकात के सनसनीखेज दावे किए हैं। और क्रिकेट के मैदान पर आज फिर होगी भारत और पाकिस्तान की टक्कर। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। आइए शुरू करते हैं आज का हरकारा। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने अपनी बिहार अधिकार यात्रा पूरी कर ली है। शनिवार 20 सितंबर को यात्रा के आखिर में उन्होंने लोगों से राज्य में सरकार बदलने की अपील की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने पिछले 20 सालों में बिहार की जनता को सिर्फ धोखा दिया है। समस्तीपुर में एक सभा में तेजस्वी यादव ने कहा, हम सभी को सरकार बदलने का संकल्प लेना होगा। जब तेजस्वी सत्ता में आएंगे तो एक भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। हम बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा देंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि तेजस्वी सभी जातियों और धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलेंगे। तेजस्वी ने ये यात्रा 16 सितंबर को जहानाबाद से शुरू की थी और इसका समापन वैशाली जिले में हुआ। इस 5 दिन की यात्रा में उन्होंने 10 जिलों का दौरा किया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये वो जिले थे जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा नहीं गई थी। इन 10 जिलों में 66 विधानसभा सीटें आती हैं और ये आरजेडी के गढ़ माने जाते हैं। इनमें से 6 जिले जहानाबाद, पटना, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और वैशाली यादव समुदाय बहुल हैं। आरजेडी ने इन जिलों में लगातार अपनी पकड़ मजबूत की है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी जेडीयू के गठबंधन छोड़ने के बावजूद आरजेडी ने इन 10 जिलों से 22 सीटें जीती थीं। अपनी यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने युवाओं के लिए नौकरियों और नए रोजगार के मौकों पर सबसे ज्यादा जोर दिया। उन्होंने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए जेडीयू और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर भी सवाल उठाए और उन्हें बेहोश बताते हुए कहा कि उनके आसपास के लोग ही उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। तेजस्वी ने बार बार कहा कि बिहार सरकार पटना से नहीं, बल्कि दिल्ली से मोदी और शाह चला रहे हैं। अमेरिका और भारत के हवाई अड्डों पर एक अजीब सी बेचैनी और अफरा तफरी का माहौल था। अमेरिका जाने वाली आखिरी मिनट की उड़ानों की बुकिंग में ऐसा उछाल आया, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। जो भारतीय H-1B वीज़ा पर अमेरिका में काम करते थे और किसी काम या छुट्टी पर भारत आए हुए थे, वे किसी भी कीमत पर अगले 24 घंटों के भीतर अमेरिका वापस पहुंचना चाहते थे। सोशल मीडिया पर माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के आंतरिक ईमेल लीक हो रहे थे, जिनमें कर्मचारियों को तुरंत अमेरिका लौटने और भविष्य में देश से बाहर यात्रा न करने की चेतावनी दी गई थी। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इस पूरी अफरा तफरी की जड़ में था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रवार 19 सितंबर को लिया गया एक फैसला। उन्होंने एक घोषणापत्र पर दस्तखत किए, जिसने अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित वर्क वीज़ा H-1B की दुनिया को हिलाकर रख दिया। नए नियम के मुताबिक 21 सितंबर सुबह से किसी भी H-1B वीज़ा धारक को अमेरिका में तब तक एंट्री नहीं मिलेगी, जब तक कि उनकी कंपनी $100,000 यानी करीब 83 लाख रुपये का भारी भरकम सालाना शुल्क न चुकाए। ये फीस 3 साल की वीज़ा अवधि के लिए हर साल लागू होनी थी। मौजूदा $2,000 से $5,000 के शुल्क की तुलना में ये बढ़ोतरी चौंकाने वाली थी। व्हाइट हाउस ने अपने फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि H-1B कार्यक्रम का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग होता है। प्रशासन का तर्क था कि यह कार्यक्रम अमेरिकी नौकरियां चुरा रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। आंकड़ों के मुताबिक 2023 में भारतीय पेशेवरों को मिले लगभग 70% H-1B वीज़ा $100,000 सालाना से कम वेतन के लिए थे, जो अमेरिका में आईटी पेशेवरों के औसत वेतन से कम था। इस फैसले ने अमेरिका और भारत दोनों जगह एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। अमेरिका में केटो इंस्टीट्यूट के इमिग्रेशन एक्सपर्ट डेविड बियर ने इस कदम को भेदभावपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय H-1B कर्मचारियों ने अमेरिका में खरबों डॉलर का योगदान दिया है। भारत में इस पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई।
विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर हमला बोल दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीधे तौर पर लिखा, मैं दोहराता हूं, भारत का प्रधानमंत्री कमजोर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रमों पर तंज कसा। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसे भारत की कमजोर विदेश नीति बताया। इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह इस फैसले के पूर्ण प्रभावों का अध्ययन कर रहा है और अमेरिकी प्रशासन से बातचीत कर रहा है। मंत्रालय ने इस कदम के मानवीय परिणामों पर चिंता जताई, क्योंकि इससे कई परिवार बढ़ जाएंगे। एक दिलचस्प बात यह भी है कि H-1B वीज़ा के सबसे बड़े लाभार्थी भारतीय पेशेवर जरूर हैं, लेकिन इन वीज़ा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली कंपनियां अमेरिकी ही हैं। अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल और गूगल जैसी कंपनियां TCS और इन्फोसिस जैसी भारतीय कंपनियों से कहीं ज़्यादा H-1B वीज़ा स्पॉन्सर करती हैं। इसका मतलब है कि इस फीस वृद्धि का सीधा असर अमेरिकी टेक इंडस्ट्री पर भी पड़ना तय है। H-1B वीज़ा के बाद अब अमेरिका में पढ़ रहे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर भी नियमों को कड़ा करने की तैयारी है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने एक प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए अमेरिका में रहने की अवधि को 4 साल तक सीमित कर दिया जाएगा, भले ही उनका कोर्स लंबा हो। अभी तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र वीज़ा, जिसे AF वीज़ा कहते हैं, छात्रों को तब तक देश में रहने की अनुमति देता है जब तक उनका कोर्स पूरा नहीं हो जाता। अगर नए नियम लागू होते हैं, तो जिन छात्रों को अपना कोर्स पूरा करने में 4 साल से ज़्यादा लगेंगे, उन्हें वीज़ा बढ़ाने के लिए आवेदन करना होगा और सरकारी जांच से गुजरना होगा। इस बदलाव का सबसे ज़्यादा असर PhD जैसे डॉक्टोरल प्रोग्राम पर पढ़ने की उम्मीद है, जिन्हें पूरा करने में आमतौर पर 5 से 7 साल लगते हैं। नाफसा, जो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के मुद्दों पर काम करने वाली एक संस्था है, के मुताबिक PhD पूरी करने में औसतन 5.7 साल लगते हैं और कुछ मामलों में 7.3 साल भी लग सकते हैं। न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक PhD छात्र ने कहा कि यह अनिश्चितता भारी पड़ेगी, क्योंकि रिसर्च की कोई तय समय सीमा नहीं होती। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अपने पहले कार्यकाल में भी ऐसा ही बदलाव लाने की कोशिश की थी, जिसे बाद में जो बाइडेन प्रशासन ने वापस ले लिया था। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने कहा है कि यह नियम वीज़ा के दुरुपयोग को रोकेगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI का मानना है कि H-1B वीज़ा फीस बढ़ाने का यह फैसला भारत की तुलना में अमेरिका को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। GTRI के मुताबिक भारतीय IT कंपनियां पहले से ही अमेरिका में 50 से 80% स्थानीय कर्मचारियों को काम पर रखती हैं। नई फीस लगने से भारतीयों को ऑनसाइट रखने की लागत स्थानीय लोगों से कहीं ज़्यादा हो जाएगी। इससे कंपनियां भारत से रिमोट तरीके से ज़्यादा काम कराएंगी। नतीजा ये होगा कि H-1B आवेदन घटेंगे और अमेरिकी ग्राहकों के लिए प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ेगी। GTRI ने सुझाव दिया है कि भारत को इस मौके का फायदा उठाकर लौट रहे प्रतिभाशाली पेशेवरों का इस्तेमाल सॉफ्टवेयर और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में घरेलू क्षमता बढ़ाने के लिए करना चाहिए। इस तरह अमेरिका का ये कदम भारत के लिए डिजिटल स्वराज का एक मौका बन सकता है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख और दोषी आतंकवादी यासीन मलिक ने अदालत में दाखिल एक हलफनामे में कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। मलिक ने कहा है कि देश के कई पूर्व प्रधानमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों ने सालों तक उसके साथ बातचीत की थी। उसका यह भी दावा है कि 2 अलग-अलग मठों के शंकराचार्य कई बार श्रीनगर में उसके घर आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके साथ भी दिखे। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक मलिक ने दावा किया है कि साल 2011 में उसने दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के नेताओं के साथ करीब 5 घंटे लंबी बैठक की थी। मलिक ने यह भी दावा किया कि साल 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा घोषित रमजान युद्धविराम में उसकी अहम भूमिका थी। उसने बताया कि दिल्ली में उसकी मुलाकात अजीत डोभाल से हुई, जिन्होंने उसे उस समय के IB प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रिजेश मिश्रा से मिलवाया। मलिक का कहना है कि इसी प्रयास से हुर्रियत नेताओं ने युद्धविराम के पक्ष में एक संयुक्त बयान दिया था। उसने ये भी कहा कि वाजपेयी और तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के समर्थन से उसे पहली बार पासपोर्ट मिला, जिससे वह अमेरिका, ब्रिटेन और पाकिस्तान गया। ये हलफनामा तब आया है जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने आतंकी फंडिंग मामले में यासीन मलिक के लिए मौत की सज़ा की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाई है। पतंजलि ने जुलाई में पास हुए एक आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे डाबर के एक उत्पाद के खिलाफ निंदात्मक विज्ञापन चलाने से रोका गया था। जस्टिस हरिशंकर और ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने पतंजलि से कहा कि वो या तो अपनी याचिका वापस ले ले, वरना उसे जुर्माना भरना होगा,
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा है कि वह अमीर अपराधियों पर नरमी बरतती है, जबकि समाज के कमजोर तबकों से जुड़े दोषियों पर सख्ती करती है। कुछ युवकों द्वारा किए गए स्टंट शो में इस्तेमाल हुई गाड़ियों को छोड़ने पर ऐतराज जताते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने टिप्पणी की कि पुलिस का गुस्सा सिर्फ गरीबों और वंचितों पर ही टूटता है, लेकिन जब दोषी कोई प्रभावशाली व्यक्ति होता है तो पुलिस अधिकारी बिन दांत वाले शेर बन जाते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डोडा क्षेत्र की ऊंची पहाड़ियों में आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ में सेना के जवान लांस दफादार बलदेव चंद शहीद हो गए हैं। यह मुठभेड़ उदयपुर जिले के डूडू बसंतगढ़ इलाके में हुई। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के अब भी छिपे होने की खबर है। दुबई में T20 एशिया कप में आज एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। सुपर 4 स्टेज का यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है। जीतने वाली टीम फाइनल के एक कदम और करीब पहुंच जाएगी। भारत इस मैच में फेवरेट माना जा रहा है। उसने 14 सितंबर को ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था। लेकिन इस मैच में खेल से ज्यादा चर्चा पिछले मैच के बाद हुई एक घटना की हो रही है। पिछले मैच के बाद भारतीय खिलाड़ी पारंपरिक तौर पर हाथ मिलाए बिना ही मैदान से चले गए थे। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बाद में कहा था कि जीवन में कुछ चीजें खेल भावना से ऊपर होती हैं। हम पहलगाम आतंकी हमले के सभी पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं और इस जीत को ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाले हमारे बहादुर सशस्त्र बलों को समर्पित करते हैं। इस पर पाकिस्तान ने मैच रेफरी से शिकायत भी दर्ज कराई थी। अब देखना होगा कि आज के मैच के बाद मैदान पर क्या माहौल रहता है। रूस ने यूक्रेन पर रात भर में एक बड़ा हवाई हमला किया है, जिसमें कम से कम 3 लोग मारे गए हैं और 30 से ज्यादा घायल हो गए हैं। राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के अनुसार रूस ने जानबूझकर नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि मॉस्को ने 619 ड्रोन और मिसाइलें दागीं। निप्रो शहर में एक रिहायशी इमारत पर क्लस्टर बम वाली मिसाइल से सीधा हमला किया गया। जवाब में यूक्रेन ने रूस के समारा क्षेत्र में एक बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला करने का दावा किया है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने अपने सहयोगियों पर समय बर्बाद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर व्लादिमीर पुतिन बातचीत से इनकार करते हैं तो रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। लंदन के हीथ्रो समेत यूरोप के कई हवाई अड्डे एक साइबर हमले की चपेट में आ गए हैं। इस हमले ने इलेक्ट्रॉनिक चेक इन और बैगेज सिस्टम को प्रभावित किया है, जिससे कई उड़ानें देरी से चल रही हैं। ब्रसल्स और बर्लिन के हवाई अड्डों पर भी यात्रियों को लंबी कतारों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि चेक इन और बोर्डिंग का काम मैनुअली किया जा रहा है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि हमले के पीछे कौन है, लेकिन कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह एक रैंसमवेयर हमला हो सकता है और इसके पीछे रूस या पूर्व सोवियत देशों में स्थित हैकिंग गिरोह हो सकते हैं। भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान, दादा साहेब फाल्के सम्मान, इस साल मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल को दिया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को ये घोषणा की। करीब 5 दशकों से फिल्मों में सक्रिय मोहनलाल को संपूर्ण अभिनेता कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहनलाल को बधाई देते हुए लिखा, मोहनलाल उत्कृष्टता और बहुमुखी प्रतिभा के प्रतीक हैं। मोहनलाल ने 1978 में अपने करियर की शुरुआत की थी। उनकी यादगार फिल्मों में किरीडम, मणिचित्र थाजू, दृश्यम और लूसीफर शामिल हैं। उन्हें 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्म सम्मान भी मिल चुके हैं। पिछले साल ये सम्मान अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। आज के लिए इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव जरूर भेजें। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। आप हरकारा को व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर भी पा सकते हैं। धन्यवाद। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।